हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है कि आप पूरे मन से पूरी मेहनत से लगे होंगे अपनी तैयारी में और यकीनन आपको सफलता मिलेगी। बस आप रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। तो चलिए, मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ा ही दिया है। प्रोनाउन को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगी आपको, और वहाँ पर जा करके आप प्रोनाउन को डिटेल में पढ़िएगा और इसके बाद ये प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस प्रैक्टिस करने के बाद आपके प्रोनाउन के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप सही जवाब दे पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ। और आपको ये भी मैं बता दूं कि आपको टाइम मैं दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि क्लास जो है वो लाइव नहीं है, यानी रिकॉर्डेड क्लास है। लेकिन आपको फिर भी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को लॉजिकली आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से आंसर करना है और फिर बताना है कि क्या होगा। अगर आपको आंसर करने के लिए और थोड़ा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ईच वुमेन एंड ईच मैन वॉज स्ट्रगलिंग टू मेक हर करियर सक्सेसफुल। क्या होगा बताएं। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा राइट आंसर। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप देखते ही एक बार पढ़ करके ही इसका राइट आंसर ढूंढ लेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसमें क्या होगा। देखिए, ईच वुमेन एंड ईच मैन वॉज, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। स्ट्रगलिंग टू मेक हर करियर, यहाँ लिखा हुआ है हर लिखा हुआ है, जबकि जो हर होता है वो फीमेल के लिए आता है, आपको पता है ना। हर जो आता है वो क्या है, हर एक एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और वो फीमेल के लिए आता है। और फीमेल यहाँ पर तो फीमेल भी दिया हुआ है और मेल भी दिया हुआ है। तो आप हर कैसे लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले फीमेल है बाद में मेल है, तो जो बाद में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव चूज करना है। यहाँ पर हर नहीं आएगा, यहाँ पर आप हिज का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे आप यहाँ पर आप हिज का यूज करेंगे। और दूसरी बात, यदि ईच लगा हुआ है तो आपको इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का, और जो कि यहाँ पर हो रहा है। ईच चाहे ऐसे दिया हो, ईच बॉय दिया हो, यानी यदि ईच दिया हो तो ईच के बाद में सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पहली बात तो ईच के बाद आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर नाउन होना चाहिए। और यदि दो बार यही चीज दिया हुआ है और एंड से जुड़ा हुआ है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल लिखा हुआ है, तो भी आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पर भी ईच है यहाँ पर भी ईच है, दो दो बार है तो एक एक मिलके दो हो गए, और दो हो गए तो प्लूरल हो गया, अब प्लूरल हो गया तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है बिल्कुल भी। यदि आपको ईच दिखता है तो डेफिनेटली आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। और दूसरी चीज ये है कि यदि ईच के पहले यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन जैसे कि वी या दे लिखा हो तो आप इसके बाद क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कह दूं वी ईच हैव अ कार, यानी हम सबके पास एक कार है। वी ईच हैव यानी हम प्रत्येक लोग जो हैं सबके पास एक एक कार है। तो वी लिखा हुआ है तो वी के अकॉर्डिंग देखिए मैंने हैव यूज किया है, तब ईच का कोई लेना देना नहीं है वर्ब के साथ। लेकिन यदि ईच ऐसे दिया हुआ है तो आपको ईच के हिसाब से ही यानी वर्ब सिंगुलर आपको यूज करनी है, ये बात ध्यान रखना है। बाकी और कोई एरर है नहीं है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी एरर जो होगा वो बी में होगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कि द बॉय एंड हिज काउ विच इंटर्ड द फील्ड वर ड्राइवन आउट बाय द फार्मर, नो एरर। इसमें क्या होगा राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इतने मजेदार मिलेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा सबसे पहली चीज, और फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि वीडियो कैसी पसंद आई। ठीक है, चलिए बताइए इसका क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर अपना खोज लिया होगा। फिर अब मैं आपको बताता हूँ। द बॉय एंड हिज काउ, यहाँ लिखा हुआ विच का यूज हम करते हैं नॉन लिविंग के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए।
ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर हिज काउ तो आया है, तो काउ के लिए तो यहाँ पर ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर द बॉय भी लिखा है। अगर सिर्फ काउ होता तो ठीक था, बट यहाँ पर द बॉय भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर विच का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देखिए बताया जरूर है आपको, मैंने आपको ये भी बताया कि जो दैट होता है, दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो यूनिवर्सल होता है, यानी कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी आता है, और यहाँ पर ये एनिमल्स के लिए भी आता है, बर्ड्स के लिए भी आता है ना, और नॉन लिविंग के लिए भी आता है। तो जब बॉय यानी ह्यूमन बीइंग दिया हुआ है, हिज काउ काउ यानी कि एनिमल भी दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको दैट का यूज करना चाहिए, क्योंकि दैट दोनों के लिए आ सकता है, इस वजह से यहाँ पर विच का नहीं दैट का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो द बॉय एंड हिज काउ दैट एंटर द फील्ड वर ड्राइवन आउट, ड्राइवन आउट मतलब कि बाहर भगा दिया जाना, बाय द फार्मर, फार्मर के द्वारा। ठीक है, तो इतना ईजी था और आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लॉजिकली अप्रोच भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि बिना लॉजिकली अप्रोच किए तो फिर आंसर कर पाना मुश्किल होता है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा। यू हैव अवेल्ड ऑफ all the opportunities that have come your way and this is one of the reasons why you are so successful today, no error। वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको आंसर करना है, क्या होगा बताएं। तो उम्मीद है कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखिए लिखा हो यू हैव अवेल्ड, कुछ वर्ड आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एक्वेट, अवेल तो लिखा ही है, अवेल भी हो गया। मैंने आपसे कहा था प्रेजेंट, फिर मैंने आपसे कहा था अपसेंट, फिर मैंने आपसे कहा था एंजॉय। ऐसे कुछ वर्ड्स मैंने आपको लर्न करवाए थे प्रोनाउन के चैप्टर में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के प्रोनाउन को पहले कंप्लीट कीजिएगा और देन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ठीक है, और जब ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं तो डेफिनेटली इनके साथ में आपको ऑब्जेक्ट लेना ही लेना पड़ेगा। और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट कब आता है, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तभी आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। लेकिन देखिए अवेल यहाँ पर आया हुआ है, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, बल्कि प्रेपोजिशन आ गया है यहाँ पर। इस वजह से, और जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हमको ऑब्जेक्ट लगाना ही लगाना है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट लेकर के ही आती हैं। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होगा, यानी यू हैव अवेल्ड योर सेल्फ। ठीक है, ये आपका आंसर जो होगा ए विल बी द राइट आंसर। और मैं एक चीज और एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे मैंने कहा यू एंजॉयड द पार्टी इन द नाइट। ठीक है, अब यहां पर एंजॉय वर्ड आया है, और एंजॉय के बाद भी आप रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं, लेकिन कब, जब आपके पास में ऑब्जेक्ट ना दिया हो। लेकिन यहाँ पर एंजॉय का ये ऑब्जेक्ट देखिए दिया हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी बाद में प्रेपोजिशन नहीं आया हुआ है, सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर ये लिखा होता यू एंजॉयड इन द पार्टी, तो देखिए एंजॉय के बाद में, एंजॉयड के बाद में इन लिखा हुआ है, प्रेपो लिखा हुआ है, ना कि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो एंजॉयड होगा वो क्या होगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। वो क्या होगा, यू के अकॉर्डिंग हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, यानी यू एंजॉयड योर सेल्फ इन द पार्टी, बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब एंड वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। If there is no object, then we have to use reflexive pronoun as the object of the verb. Clear हो गया? I hope you got my point. चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या होगा वो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is this is the same computer which was given to me on my last birthday, no error. And please बताएं what will be the right answer. मुझे पता है कि बहुत लोगों को एरर के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, और दिक्कत तभी दूर होगी जब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम क्लियर होगा। रीज़न ये कि पूरा सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है, तो आपको ध्यान से इसको समझना है, और मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, बट ज़रूरी है कि आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए,
और आप भी अपना फीडबैक दिया कीजिए कैसा आपको क्लास लगती है। चलिए, तो आंसर क्या होगा, आपने आंसर सोचा होगा दिमाग में, और नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए और देन आंसर कीजिए। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया है, लिखा हुआ है दिस इज द सेम कंप्यूटर विच, और मैंने आपको पढ़ाया है कि जब कहीं पर भी आपको सेम दिख जाए, जब कहीं पर भी आपको लिटिल दिख जाए, मतलब एंटीसीडेंट के तौर पर, क्योंकि दैट यहाँ पर विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब मैंने कहा ये गलत है क्योंकि यहाँ पर दैट का यूज होगा, और दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला वर्ड क्या है, कंप्यूटर है। ये क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। अब एंटीसीडेंट ये है, तो एंटीसीडेंट के पहले क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। तो यदि एंटीसीडेंट के पहले सेम लिखा हो, लिटिल लिखा हो, फ्यू लिखा हो, या नन आ जाए, नन, नन खुद एक एंटीसीडेंट बन जाता है, तो नन आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको विच का यूज नहीं करना है, ना ही आपको हु का यूज करना है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करना है। तो विच की जगह पर आपको दैट का यूज करना है। दिस इज द सेम कंप्यूटर दैट वॉज गिवन टू मी। वॉज गिवन जो देखिए, बी की फॉर्म है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि पैसिव वॉइस में है, यानी मुझे दिया गया था ऑन माई लास्ट बर्थडे, मेरे पिछले बर्थडे पर। क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आएंगे, ये मैं कह रहा हूँ, याद रखिएगा, सेम क्वेश्चन ऐसे ही आएगा एग्जाम में। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नथिंग बट चेयर्स आर अवेलेबल हेयर, यू वॉन्ट फाइंड एनीथिंग एल्स, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। किस ऑप्शन में गलती है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, मुझे बताएं। चलिए, उम्मीद है कि आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, मैं बताता हूँ। देखिए, नथिंग लिखा हुआ है, फिर बट लिखा हुआ है, और यहाँ पर चेयर्स लिखा हुआ है। यहाँ पर जो बट का यूज हो रहा है, इसका मतलब है ये है प्रेपोजिशन। क्या है, प्रेपोजिशन, है ना। और प्रेपोजिशन का मतलब जैसे हम कहते हैं कि वन ऑफ देम, यहाँ पर ये क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरह से जो चेयर्स है वो इस बट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और हम वर्ब कभी भी प्रेपोज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नथिंग जो आ रहा है, इस नथिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ब यूज करनी चाहिए। तो नथिंग के लिए आप जानते हैं कि आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ता है। नथिंग हो, एवरीथिंग हो, एनीथिंग हो, समथिंग हो, आपको उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। चाहे एवरीबडी, समबडी हो, ठीक है, एनीबडी हो, नोबडी हो, आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पर आएगा इज, और आपको पता है कि बट दो तरह से काम करता है। बट मैं यहाँ लिख देता हूँ, बट दो तरह से काम करता है, एक काम करता है प्रेपो की जैसे, और एक काम करता है कंजंक्शन की जैसे। यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। कंजंक्शन कैसे होता है, जैसे मैं कह दूं कि ही इज अ पुअर बॉय, बट सॉरी एंड लिख रहा हूं, बट ही इज ऑनेस्ट, यानी कि वह एक गरीब लड़का है। लेकिन यहाँ पर बट क्या है, यहाँ पर बट कंजंक्शन है, और फिर लिखा ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार है, ठीक है। तो ये कंजंक्शन है। बट का यूज दो तरह से होता है, ये बात आप याद रखिएगा। अब अगर प्रेपो है तो प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है नथिंग, और नथिंग के लिए आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए। और जो ये वांट होता है ना, वांट, ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट, ठीक है। जैसे आपको विल नॉट बोलना है तो आप वांट भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मजा आ रहा है ना, अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट, ठीक है। और न्यू है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉल आउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर, नो एरर। इसका क्या होगा, राइट आंसर बताएं। आराम से सोचिए, नो इशू, है ना, यू हैव इनफ टाइम।
चलिए, उम्मीद है कि आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए, साइंस लिखा हुआ है एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही हैं क्या, ये एक पेयर की तरह यूज होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, है ना। ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा। मैंने क्या कहा, ब्रेड एंड बटर, फिर मैंने क्या किया, राइस एंड करी। ऐसे बहुत सारे वर्ड मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि ये भी कभी कभी अलग अलग सेंस में भी यूज होते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा एक यूनिट में यूज हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं डिस्कस करूंगा, अभी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉल्स आउट, तो देयर नहीं होगा, क्या होगा, जब ये एक पेयर है तो आपको इसके लिए इट का यूज करना चाहिए, इट्स लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इट्स इसका क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और फॉल्स आउट क्या है, तो आपको पता है कि फॉल्स आउट जो है, जो फॉल्स आउट है उसका मतलब होता है नतीजा, यानी रिजल्ट। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है और उसके जो नतीजे हैं, डू नॉट, ये एक देखिए डू नॉट क्यों आया है, क्योंकि एक तो ये हो गया आपको सब्जेक्ट, और फिर एंड से जुड़ा हुआ है, और इसके बाद ये सब्जेक्ट फिर दिया हुआ है, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं। इस वजह से अगर एंड से जुड़े हुए तो दो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा नहीं होता, उसमें भी रूल्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यदि एंड से जुड़े हुए हैं तो एक सब्जेक्ट आपका ये है और दूसरा आपका ये है, तो दो हो गए, यानी प्लूरल हो गया, तो आपको वर्ब भी क्या यूज करनी है, प्लूरल यूज करनी है। ठीक है, तो चलिए, बाकी आपको पता ही है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर देयर नहीं होगा, इट्स का यूज हम करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। विष्णु शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन, नो एरर। बताइए क्या होगा इसमें राइट ऑप्शन। आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, चूज कीजिए क्या होगा सही आंसर। एग्जाम में स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको किसी दिन डिस्कस करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब तक स्ट्रेटजी नहीं है तो सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बल्कि बहुत मुश्किल हो जाता है ना। चलिए, देखिए लिखा है विष्णु शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन, नो एरर। तो आंसर आपने ढूंढ लिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ है विष्णु शर्मा इज, कोई दिक्कत नहीं है, विष्णु शर्मा सिंगल है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन, नो एरर। तो आप देखेंगे यहाँ पर वॉज का यूज नहीं होगा, यहाँ पर यूज करेंगे आप वर का। पूछिए क्यों, क्योंकि देखिए द बेस्ट आया है तो द बेस्ट के लिए कंजंक्शन आया दैट, क्योंकि मैंने आपसे कहा था सुपरलेटिव डिग्री भी दिया हो अगर एंटीसीडेंट में। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रोनाउन का चैप्टर देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, जब एग्जाम में पूछता है नहीं समझ में आता है, तो द बेस्ट दिखा है तो देखिए दैट आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, और मैंने पढ़ाया है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर किड स्टोरीज क्या है, प्लूरल, प्लूरल प्लूरल नाउन है, यानी प्लूरल आपका एंटीसीडेंट दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, आपको वॉज नहीं यूज करना है, आपको वर का यूज करना है। ठीक है, एवर रिटन, तो वर लिखा हुआ है, रिटन लिखा हुआ है, मतलब कि पैसिव हो गया, यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए, मैं बी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म होती है जैसे वर्ब फर्स्ट में लिखा, वर्ब सेकेंड लिखा, वर्ब थर्ड लिखा, वर्ब फोर्थ लिखा, वर्ब फिफ्थ लिखा। तो बी की फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो बी मतलब बी इज और एम, सॉरी इज नहीं होगा, बी होगा, आर होगा और एम होगा। वर्ब सेकेंड की फॉर्म में क्या आता है, तो वॉज आता है और वर आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या आता है, तो आप जानते हैं कि बीन आता है। फिफ्थ फोर्थ फॉर्म में क्या आता है, बीइंग आता है, और फिफ्थ में क्या आता है, इज आता है। ये होती है बी की फॉर्म्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बी मतलब अगर बी है तो बी की 5 रूप होते हैं। बी, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये इंपॉर्टेंट है, और भी जैसे हैज, हैव आप सब सोचते चले जाते हैं, लेकिन इतना आपको समझ में आ गया कि क्या यहाँ पर मैं कहना चाह रहा था कि ये पैसिव होगा। क्लियर हो गया, चलिए आंसर बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा। देखिए जब आप एक एक पॉइंट को अप्रोच कर पा रहे हैं तो आपसे गलत होगा कैसे एरर का फॉर्म,
कभी गलत नहीं हो सकता, है ना। आंसर दीजिए, दिस इज द स्पोर्ट्स पर्सन whom I think has won the much coveted prize. No error. What will be the right answer? What will be the right answer? सोचिए सोचिए सोचिए, मजा आ रहा है ना, यस या नो। चलिए, उम्मीद है कि आपने आंसर सोच लिया होगा और मैं आपको आंसर बता देता हूं। देखिए लिखा है दिस इज द स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे स्टाइल में देखिएगा, दिस आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, यहाँ पर वर्ब आ गई सब्जेक्ट 1 की, वर्ब 1 आ गई, यानी सब्जेक्ट 1 की ये वर्ब आ गई। फिर द स्पोर्ट्स पर्सन हुम लिखा हुआ है, और हुम क्या है, हुम तो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर चाहिए हमें हु। क्यों? क्योंकि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और जब रिलेटिव प्रोनाउन है तो आपको पता है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन इसका एंटीसीडेंट हो जाएगा, हो जाएगा। और फिर देखिएगा आप आसानी से, मैंने कहा हु हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आई थिंक, तो ये आई का सब्जेक्ट हो गया, ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट 2 मैंने कर दिया, और ये थिंक क्या है, थिंक वर्ब 2 हो गया। अब ये वाला देखिए वर्ब 3 बच के आ रहा है, तो वर्ब 3 किसके लिए आएगा भैया, तो वर्ब 3 आएगा सब्जेक्ट के लिए आएगा, मतलब इसका एंटीसीडेंट ये है ना, तो ये हुम तो इसको रिलेट करेगा नहीं, तो हमको हु चाहिए, और जब हु चाहिए तो हु इसको रिलेट करेगा, तभी तो आप इसका वर्ब लेकर के आएंगे। तो ये आपका ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट है 3 ये, और यहाँ पर हुम नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि जो हु होता है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और जो हुम होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। लेकिन जो वर्ब आती है हु की, वो आती है एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। एंटीसीडेंट देखिए स्पोर्ट्स पर्सन यानी सिंगुलर है कि नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हैज़ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और कोविडेड का मतलब होता है फेमस ना, यानी बहुत प्रसिद्ध वाला जो प्राइज होता है उसको बोलते हैं कोविडेड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और बी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर होम नहीं होगा, हु होगा, ठीक है, क्योंकि होम इसको रिलेट नहीं कर सकता। चलिए, क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइएगा जरूर। आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा। He is a university professor, but of his 3 sons, neither has any merit. No error. क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बताएं। आराम से मन में सोचिए, नो इशू, ठीक है। उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा। He is a university professor, but of his 3 sons, यहाँ पर 3 बेटों की बात हो रही है, और जब 3 बेटों की बात हो रही तो भैया नाइदर कैसे लग सकता है, तब तो आपको नन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि नीदर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, दोनों में से ना के लिए, 2 के लिए यूज़ करते हैं, बट नेगेटिव सेंस में, यानी दोनों में से कोई नहीं। इधर का मतलब होता है 2, लेकिन 2 में से कोई, या तो ये या तो वो। याद आ रहा है कुछ, तो समझ में आपको आ गया हो। तो ही इज़ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स, जब 3 बेटों की बात कर रहा है तो यहाँ पर नन का यूज़ करेंगे, नीदर का यूज़ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता 2 सन्स तो यहाँ पर ईदर होता, ठीक है, क्या हो जाता है, ईदर हो जाता। अगर आप पॉजिटिव सेंस देना चाहते हैं तो, अगर आप नेगेटिव सेंस देना चाहते हैं तो फिर नीदर ही रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों मेरिट वाले हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एनी वर्ड लगा है। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर एनी वर्ड लगा हुआ है। जब एनी वर्ड लगा हुआ है तो एनी जो आता है वो नेगेटिव सेंस में आता है। किस में आता है, नेगेटिव सेंस में। जैसे मैंने कहा आई डू नॉट हैव एनी बुक, एनी का यूज किया मैंने नेगेटिव सेंटेंस में। जब ये एनी आ रहा है तो ये इस बात के लिए कंफर्म कर रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर नीदर ही आएगा, कभी भी इधर नहीं आ सकता, ठीक है, याद रखिएगा। और जो सम का यूज करते हैं वो यूज करते हैं पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्लियर हो गया कि क्यों हम यहाँ पर नीदर, तो लेकिन देखिए क्योंकि 3 बच्चे इसलिए नन का यूज करेंगे, ठीक है, याद आ गया, वेरी गुड। तो यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन। जब आप इतना लॉजिक लगाएंगे ना तब आपका एरर का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ताकि सोचे कि चलो जल्दी जल्दी पढ़ करके आंसर कर दे, एक चीज को पकड़ करके नहीं, एक एक शब्द को आपको पकड़ना है, लॉजिकली देखना है कि वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती है।
चलिए आंसर दीजिए क्या होगा। देयर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशल पीरियड, नो एरर। क्या होगा राइट ऑप्शन बताएं। तो उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा अपना आंसर। अब वेरी सिंपल है, देखिए नन लिखा हो, देयर इज नन, ठीक है, देयर इज नन। यहाँ पर जब नन आया है तो नन किसके लिए आया है, इस एंटी, इसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु। तो हु तो गलत है, दैट का यूज करते हैं। तो क्या मैंने आपको बताया, अगर नन लगा हो, सेम लगा हो, या लिटिल लगा हो, फ्यू लगा हो, या सुपरलेटिव डिग्री हो, या एवरीथिंग हो, या ऑल हो, या समथिंग एनीथिंग हो, तो आपको क्या करना होता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना ही होता है। इट इज मैंडेटरी, यू कैन नॉट रिप्लेस दैट बाय विच और हूम, ठीक है, याद रखेगी। तो यहाँ पर हम दैट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ गाइज आंसर द क्वेश्चन नंबर 11 and very important question. He talked on the phone for hours together who really irritated his parents a lot, no error। what will be the right option बताएं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, लिखा हुआ है ही टॉक्ड ऑन द फोन, यानी उसने फोन पर बात की, फॉर आवर्स यानी घंटों तक, टुगेदर एक साथ, यानी एक साथ इतने घंटे बात कर लिए, हु, तो यहाँ पर हु नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है हु जो आता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए आता है। किसके लिए आता है, ह्यूमन बींग्स के लिए आता है, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो हु का यूज यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो लिखा हुआ है रियली इरिटेटेड, तो उस व्यक्ति की बातों ने उसको इरिटेट किया है, ना कि मतलब पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को उसकी बातों ने इरिटेट किया, ना कि उस लड़के ने इरिटेट किया है, क्योंकि उसने फोन पर घंटों बात की। तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर आप यूज करेंगे क्या, यहाँ पर आप यूज करेंगे विच का। आप विच का यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप दैट भी लगा सकते हैं, क्योंकि दैट एक यूनिवर्सल है, और आपको पता है हु और विच को दैट रिप्लेस कर सकता है, लेकिन हु और विच दैट को रिप्लेस नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते, वो एक स्पेशल कंडीशन है, ये बात याद रखिएगा। नॉर्मल कंडीशन में तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन में दैट को रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर विच आएगा, क्योंकि विच क्या है, मैंने क्या कहा, बातों ने इरिटेट किया उसके पेरेंट्स को, ना कि उस व्यक्ति ने किया है, इस वजह से यहाँ पर हु आएगा। और वैसे भी हु का एंटीसीडेंट क्या है, ये फॉर आवर्स जो है, ये घंटे, जो ये घंटे हैं, ये इसका एंटीसीडेंट है, तो इस वजह से आपको विच का यूज करना ही था, ठीक है। चलिए, घंटों तक बात करेंगे तो इरिटेशन तो होगा ही, आप भी करते होंगे रात में। चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा। One should respect the religion of others as much as his own, no error। and what will be the right option। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन लॉजिकली अप्रोच वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत हेल्पफुल भी रहते हैं। क्या होगा इसका आंसर, उम्मीद है कि आपने आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पर सी में एरर है, क्यों एरर है मैं आपको बता दूं। देखिए लिखा हुआ है वन, जब वन आपका सब्जेक्ट है तो आपको वन के लिए यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, वंस लिखना चाहिए। समझ में आ गया, क्या लिखना चाहिए, वंस, ना कि यहाँ पर हिज का यूज करेंगे। भाई वन का पॉसेसिव क्या होता है, वंस ही तो होता है, ठीक है। तो वंस आएगा, ना कि वन आएगा। क्लियर हो गया इतना आपको। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज, एक बार और याद रखिएगा, एच और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है। ये मैं आपको कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में। अब आपको आंसर देना, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा बताएं। ही वॉज मोर वाइज देन आइदर ऑफ हिज 3 ब्रदर्स, नो एरर। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए, उम्मीद है कि बहुत लोग कहेंगे सर यहाँ पर बी में एरर है, क्योंकि मोर वाइज नहीं होगा, वाइजर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वाइज में मोर वाइज भी कर सकते हैं और वाइजर भी कर सकते हैं। वाइज के लिए ये छूट है, वाइज के लिए ये छूट है, क्योंकि वाइज बुद्धिमान होता है ना, तो बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए छूट होती है कि आप ये भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, नो इशू।
है ना। तो वाइज के लिए आप वाइजर भी लगा सकते हैं, मोर वाइज भी कर सकते हैं, नो इशू। तो इसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में एक्सेप्शंस होते हैं, मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन समझ लीजिए आप इसको। तो फिर गलती क्या है, 3 ब्रदर्स लिखा हुआ है, और 3 भाइयों के लिए आपको इधर का यूज नहीं करना होता है, बल्कि एनीवन का यूज करना होता है। भाई 2 के लिए इधर पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव में नीदर, और 2 से ज्यादा के लिए एनीवन पॉजिटिव सेंस में, और नन नेगेटिव सेंस में। तो यहाँ पर आएगा एनीवन आएगा, ठीक है। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया। और ये यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ही आपको एक छोटा सा एक ऑप्शन दे दिया गया है, यहाँ पर याद रखिएगा, वाइज को छूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होगा कंपैरेटिव डिग्री में दा का यूज नहीं होता, जनरली तो यही रूल होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि दा का यूज भी होता है। तो ये भी एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही मोर का यूज किया तो एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ। एक्सेप्शन पे हम डिस्कशन नहीं कर सकते। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि वो सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप उनको वैसे यूज कर सकते हैं, आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। अगर मोर, तो यहाँ पर डी विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पर एनीवन होगा। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा। नन ऑफ द 2 मिनिस्टर्स वॉज अवेलेबल फॉर कॉमेंट्स, नो एरर। तो बताइए क्या होगा इसमें राइट ऑप्शन, चूज कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए लिखा हुआ है नन ऑफ द 2 मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर आपके दिमाग में आ सकता है कि सर हम आइदर यूज कर सकते हैं क्या, या हम नीदर यूज कर सकते हैं क्या। क्योंकि आप सिर्फ इतना सोचेंगे कि सर यहाँ पर 2 मिनिस्टर्स लिखा हुआ है बस, और इसी 2 मिनिस्टर की वजह से आपके दिमाग में आएगा कि इधर आएगा कि नीदर आएगा। वैसे अगर आपके सामने अगर ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हो तो आप कुछ भी भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं, क्योंकि आप पता नहीं है कि वो किस सेंस में कह रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर नन लिखा हुआ है, और जिस तरह का आपको सब्जेक्ट दिया होता है, और अगर आपको उसको रिप्लेस करना है तो आपको उसी तरह का सब्जेक्ट लेकर के आना है। और नन जो आता है वो नेगेटिव के लिए आता है। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि हमें नीदर यूज करना है, ना कि आइदर यूज करना है। देयर इज नो कंफ्यूजन, because we know that there is a subject that is none which represent the negative sense, so that wise we use a neither in the place of none। यानी none की जगह पर हम neither का यूज करेंगे, क्योंकि neither यहाँ पर none नेगेटिव है, और neither भी नेगेटिव के लिए आता है, तो either यूज नहीं होगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते जाइएगा कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा। We all present here, but she, so please ring her up to make this meeting successful, no error। What will be the right option? उम्मीद है कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। लिखा हुआ कि we all present here, but, अब बट क्या है, प्रेपो है। प्रेपोजिशन की बात में क्या आता है बताइए मुझे, ऑब्जेक्ट आता है। और शी क्या है, सी तो सब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा ना। तो यहाँ पर शी नहीं होगा, यहाँ पर हर का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रेपो है। और बट के बारे में पहले बता चुका हूँ कि ये एज ए कंजंक्शन और एज ए प्रेपो काम करता है। सो प्लीज रिंग हर अप टू मेक दिस मीटिंग सक्सेसफुल, ठीक है। तो यानी उसको बुला लीजिए ताकि ये मीटिंग सक्सेसफुल हो सके। तो यहाँ पर ए विल बी द राइट ऑप्शन। आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा। ऑल द 5 बॉयज ऑफ दिस कॉलेज हैव बीन वर्किंग टुगेदर रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स फीलिंग्स, नो एरर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार। अब आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो उम्मीद है कि आपने आंसर ढूंढ लिया होगा बढ़िया से, है ना, ढूंढ लिया ना। चलिए तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ईच अदर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि ऑल द 5 बॉयज, 5 लोगों की बात कर रहा है। जब आपका सब्जेक्ट 5 लड़के हैं यानी प्लूरल है, तो देखिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया कि नहीं किया गया, बिल्कुल किया गया। बोलिए हाँ किया है, बोलिए हाँ किया है। फिर लिखा बीन वर्किंग टुगेदर रिस्पेक्टिंग ईच अदर। जब 5 लड़के हैं प्लूरल हैं,
तो ज़्यादा के लिए, दो से ज़्यादा के लिए, फॉर मोर देन टू वी यूज वन another, and for two we use each other. And please guys, can you tell me the kinds of pronoun? बताइए क्या होगा, इनको हम बोलते क्या हैं, बता सकते हैं? आपको मैंने पढ़ाया कि ये कहलाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आपसे पूछ देगा कि ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, या कोई और प्रोनाउन का ऑप्शन दे देगा, रिफ्लेक्सिव दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो आपको चुनना है कि ये रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है आदान प्रदान करना, यानी वन एनदर, एक दूसरे के लिए, ईच अदर, एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो ये एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, प्यार हो, नफरत हो, कुछ भी हो, वस्तु हो, ठीक है। तो यहाँ पर बी विल बी द राइट ऑप्शन। आपको आंसर देना क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा। लेट मी टेल यू that everything but cars are showed in this market, no error. What will be the right option? सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वास्ता करके बैठिएगा तो आपका मन भी अच्छा लगेगा। कहते ना खाली पेट में दिमाग की बत्ती नहीं जलती, वो मोटू पतलू वाले में मोटू कहा करता है। और समोसा करके कितने समोसा खा जाता है वो, है ना। तो आप भी समोसा मत खाइएगा, गर्मी बहुत है, बीमार कर देगा आपको। लेकिन खाली पेट वाकई में दिमाग की बत्ती नहीं जलती, है ना। बताइए क्या होगा। अब देखिए आपने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ है लेट मी टेल यू, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, बिल्कुल सही है। टेल यू दैट एवरीथिंग लिखा हुआ है, फिर देखिए बट यहाँ पर प्रेपो है, और प्रेपो के बाद में ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर वर्ब आ रही है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, गलत है, क्योंकि एवरीथिंग के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि एवरीथिंग क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब आएगी इज, ठीक है, यहाँ पर इज आएगी। समझ में आ गया। चलिए, तो देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, ये भी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये भी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब आती है। ये बात आप याद रखिएगा हमेशा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। एवरी को सोच करके हमको लगता है कि अरे ये तो प्लूरल है, बहुत लोगों की बात कर रहा है, प्रत्येक लोगों की बात कर रहा है ना। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ईच भी प्रत्येक की बात करता है, और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, और ईच भी सिंगुलर वर्ब लेकर के आता है, और एवरीथिंग वगैरह भी सिंगुलर वर्ब लेकर के आते हैं, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा। द टीचर एंड ऑनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग देयर बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल, नो एरर। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। देखिएगा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को सही करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपने अपना आंसर ढूंढ लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, द टीचर एंड द ऑनर लिखा हुआ, एंड द टीचर एंड ऑनर। देखिए जब एंड से दो नाउन जुड़े हों, जब एंड से दो नाउन जुड़े हों और सिर्फ एक के पहले द आर्टिकल का यूज किया जाए या कोई भी आर्टिकल का यूज किया जाए, तो वो क्या होता है, वो सिंगुलर माना जाता है। और जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेकर के भी आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो नाउन है ना, यही वो व्यक्ति भी वही है, सेम है। जैसे टीचर क्या है, नाउन है, ऑनर क्या है, नाउन है। अब यहाँ पर दा लगा, इसका मतलब है कि जो टीचर है वही ऑनर भी है इस इंस्टीट्यूट का। और देखिए जब एक माना है तभी उन्होंने यहाँ पर हैज लिखा हुआ है, सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है। और जब सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है तो भैया यहाँ पर देयर का यूज कैसे कर सकते हैं? यही आपको बता रहा है कि कंट्राडिक्शन है। लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ गलती की यहाँ गलती है। इसलिए मैंने आपको बताया यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और एक के पहले दा लिखा हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, वो पूरा सिंगुलर होता है, यानी वो दोनों व्यक्ति एक ही माने जाते हैं। और जब एक ही है तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट समझना है और सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। यदि नाउन एंड से जुड़े हों, दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले आर्टिकल लिखा हो तो ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है। अब आपको इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा द टीचर एंड द ऑनर होता तो डेफिनेटली यहाँ पर हैव आता और यहाँ पर देयर सही होता। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो गलती कहाँ पर मानी जाएगी, यहाँ पर सी पर मानी जाएगी। देयर नहीं होगा, हिज होगा, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं, खुद ही मालिक हैं और खुद ही टीचर हैं, खुद को सैलरी भी दे लेते हैं हम लोग, है ना, ऐसे समझिए। तो चलिए सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाऊं। चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा। आई नो ही डिडंट से समथिंग अबाउट यू, हाउ एवर यू ऑलवेज केप्ट ऑन आस्किंग अबाउट हिम, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, बताएं। अब मुझे पता है कि आपको समझ में आने लग गया होगा, बहुत सारी चीजें आपने सीख ली होंगी, और अगर सीखी तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि मैं उसी से समझूंगा कि आपको चीज़ें कितनी अच्छी लग रही हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है, या कहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे और उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, बाकी फॉर एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि नेगेटिव सेंस के लिए समथिंग का यूज नहीं करते हैं, बल्कि एनीथिंग का यूज करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, एनीथिंग का यूज करते हैं नेगेटिव के लिए। तो आई नो इट डिडंट से एनीथिंग होगा, समथिंग नहीं होगा, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। बाकी अबाउट यू आपके बारे में, हाउ एवर हालांकि, हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि, बोलते ना हम लोग बात बात में हालांकि, ठीक है जो भी है चल रहा है अपनी लाइफ में। हालांकि यू ऑलवेज केप्ट ऑन आस्किंग अबाउट हिम, यानी हालांकि आपने हमेशा उसके बारे में पूछा। ठीक है ना, केप्ट ऑन, केप्ट ऑन मतलब कंटिन्यू, गो ऑन, ये फ्रेजल वर्ब है। चलिए क्लियर हो गया इतनी सी बात, चलिए आंसर करते हैं। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। 20 का क्या होगा बताएं। अवर इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड वी एक्सपेक्ट वी कैन बी फुली डेवलप्ड बाई 2030, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और 1 नंबर दे करके जाएगा। चलिए बताइए एक। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों, देखिए अवर क्या है समझिएगा, इसलिए मैंने कहा था कि प्रोनाउन का चार्ट लर्न कर लीजिएगा, वरना बहुत दिक्कत करेगा। अवर क्या है, अवर, अवर क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद में नाउन आना चाहिए। भाई एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा। और फिर क्योंकि यहाँ पर वर्ब आ रही है ना, तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आएगी, नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। ऐसा नहीं कि हमेशा, मैंने कहा ही इज ऑनेस्ट, तो ऐसा नहीं कि हमेशा आपको ये एडजेक्टिव है तो आपको लगे कि नहीं इसके बाद में नाउन आना ही चाहिए, बॉय होना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। उसका भी एक रूल है जो एडजेक्टिव में मैं बढ़ाऊंगा, कि यदि यहाँ पर बॉय होगा तो फिर यहाँ पर आपको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, ए एंड द, जो भी यूज करना है अकॉर्डिंग टू नाउन। ठीक है, और अगर नाउन नहीं है तो फिर आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। ठीक है, और वैसे भी ऑनेस्ट इसके लिए आया हुआ है, तो लिखा है अवर इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पर अवर नहीं होगा, अवर्स होगा। अवर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, और जब ये प्रोनाउन है तो इसके बाद में वर्ब आ सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन, ये प्रोनाउन होते हैं, और इसके साथ में वर्ब आती ही आती है, तो यहाँ पर इज आ जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी हमारी कंट्री, यहाँ पर अवर्स का मतलब ये हो गया, यहाँ पर अवर्स का मतलब ये हो गया कि अवर जो होता है वो अवर प्लस नाउन से बना हुआ है, यानी कि अवर कंट्री, कंट्री क्या है, नाउन है। तो अवर्स में मैंने आपको पढ़ा है कि जितने भी ये प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, उनमें क्या रहता है आपको पता है कि उनमें पजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन रहता है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन में एडजेक्टिव प्लस नाउन रहता है, इंक्लूड रहता है, तो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, क्योंकि हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो मतलब कि अवर्स में लिखा हुआ है कि अवर कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ए विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर अवर्स होना चाहिए था। बाकी 20 क्वेश्चन थे, मजा आया होगा आपको, उम्मीद है कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी और चीजों को लॉजिकली अप्रोच किया होगा। बिना लॉजिकली अप्रोच किया अगर चीज आप सिर्फ तुक्का मार रहे हैं या आप कोई भी ऑप्शन चूज कर ले रहे हैं और आपका लॉजिक मैच नहीं कर रहा है आपके ऑप्शंस के आंसर से,
तो इसका मतलब है कि आप ना अभी आपको और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। बाकी मैंने डिटेल में पूरा नाउन और पूरा प्रोनाउन पढ़ाया है, आप उन वीडियोस को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट जितने भी नाउन से हैं, प्रोनाउन से, सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा एडजेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव, और बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं एकदम बहुत अच्छे तरीके से, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और अच्छा लगता है तो एक फीडबैक आप दे सकते हैं, एक कमेंट, ओनली 1 कमेंट। अपने गुरु के लिए गुरु दक्षिणा में इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपसे कोई चार्ज ले नहीं रहा हूँ, है ना। तो इस वजह से तो हो सके तो इतना कीजिएगा। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, नमस्कार।